अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट टेबल के हिसाब से जो हैं हम सिर्फ उनको करेंगे, बाकी हम फिलहाल छोड़ देंगे। तो कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय कोहेसिव फोर्स एंड विस्कोसिटी। कोहेसिव फोर्स होती है जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, को का मतलब होता ही इकट्ठा करना है, इकट्ठे करना, जोड़ के रखना, एक जगह पर रहना। तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखने वाली जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो डेफिनेशन क्या है? कोहेसिव फोर्स आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स कॉजेज द सरफेस टेंशन। तो जो वाटर की सरफेस टेंशन बनाने वाली चीज़ है वो हमारे पास कौन सी फोर्स है? कोहेसिव फोर्स ही है। नेक्स्ट आ जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब हम यहाँ पर किसी भी फ्लूइड का ये बताना चाहें कि वो थिक है या थिन है, या उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है या फ्रिक्शन कम है, तो या वो स्लो मूव कर सकता है या वो तेज़ी से मूव कर सकता है। इस चीज़ को बताने के लिए हमने फिज़िक्स में फ्लूइड के लिए एक टर्म बनाई है जिसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। इसकी डेफिनेशन दो तरह से हो सकती है। जो भी आपकी बुक पर लिखी होगी वो हम यहाँ पर कर लेंगे। कह रहा है द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसी से हम उसकी क्या डिफाइन करते हैं? विस्कोसिटी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो स्लो मूव करेगा और वो फ्लूइड थिक होंगे, जैसे कि हनी, थिक तार, इस तरह से हमारे पास है। जिन मॉलिक्यूल्स के जिन फ्लूइड्स की लेयर के दरमियान हमारे पास फ्रिक्शन कम है वो तेज़ी से मूव करते हैं, वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और उनकी विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन क्या होती है? कम होती है। इसी तरह से अगर आप एक चम्मच लें, उसमें पानी रखें और उसको ऐसे उल्टा कर दें तो पानी जल्दी से गिर जाएगा। अगर एक चम्मच शहद का हो और उसको आप ऐसे उल्टा करें तो शहद स्लोली मूव करेगा। उसके पीछे कौन सी टर्म एक्सप्लेन कर रही होती है? वो विस्कोसिटी कर रही होती है। नेक्स्ट कहता है विस्कोसिटी मेजर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। विस्कोसिटी की ये सेकंड डेफिनेशन है। आपको अगर एक करना चाहें आप एक कर लें, बट दोनों आनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में हो सकता है कि आप पहले वाली याद करें और एमसीक्यूज में वो डेफिनेशन बन के आ जाए और वो दूसरी डेफिनेशन दे दे, तो दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। कहता है लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर उसने दो दो पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, तो मैं इसको ज़रा इजी वे में आपके लिए करता हूँ। कुछ इस तरह से हम एक तरफ लिखेंगे लेमिनर फ्लो और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। तो बच्चों पहला पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा कि जो लेमिनर फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल जिस जगह से गुजर गया है उसके पीछे आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो उसी जगह से गुजरेंगे। इसी तरह से नीचे वाली लेयर में एक मॉलिक्यूल जिस जगह से गुजर गया उसके पीछे आने वाले उसी लेयर के मतलब पाथ को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे, एक तो रेगुलरिटी भी है और एक दूसरा क्या है? स्टेडी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? लेमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। और ये बिल्कुल इसके क्या होगा? ऑपोजिट होगा। यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं होगी, यहाँ पर स्टेडी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। जो याद रखिएगा, जो आपका ब्लड है, जो ब्लड का प्रेशर आप मेजर करते हैं वो इन्हीं दो की वजह से आप मेजर कर रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इन्हीं लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों,
इसमें जो लाइंस होती हैं स्ट्रीम लाइंस, वो नीचे वाली ऊपर में मिक्स नहीं होती, ऊपर वाली नीचे में मिक्स नहीं होती, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो स्ट्रीम लाइंस है या जो लेयर्स हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो रही होंगी, तो हम लिखेंगे द स्ट्रीम लाइंस क्रॉस ईच अदर। ये हो गए दो दो पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट इसमें मैं आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ, वो हम बनाएंगे डायग्राम। इस सवाल में बच्चों आपने डायग्राम उसको लाजमी बना के देनी है। पॉइंट आप बेशक 10 लिख लें, लेकिन जब तक आप उसको डायग्राम बना के नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रीमलाइन फ्लो हम शो करवाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पाइप एक जगह से लार्जर एरिया से नैरो वाले एरिया में जा रहा है, तो जो पानी की लेयर्स हैं उनको आपस में मिक्स होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि नैरो रीजन में भी जाकर लेयर्स आपस में मिक्स नहीं हुई। इसी को हम क्या कहते हैं, लेमिनर फ्लो। बट जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो एक ऑब्स्टेकल के आने से जो लेयर्स होती हैं वाटर की वो आपस में क्या होना शुरू हो जाती हैं, मिक्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पानी की लेयर्स मिक्स हो रही हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा इजी करके आप लोगों के लिए कर दिया है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है हाउ डज प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ आ इन अ फ्लूइड। वो कह रहा है कि प्रेशर चेंज होता है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, फ्लूइड हमारे ऊपर प्रेशर चेंज करता रहता है। इसकी वजह क्या है, तो वजह है प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ इन अ फ्लूइड बिकॉज डीपर यू गो मोर फ्लूइड इज अबव यू प्रेसिंग डाउन। यानी जितना आप फ्लूइड के नीचे जाएंगे उतना आपके ऊपर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा और उतना आपके ऊपर फ्लूइड का दबाव ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं एक सादी सी एग्जांपल से देता हूँ। आपने अपने सर पर कोई वज़न रखा हुआ है। फ़र्ज़ करें आपने किताब दो किताबें रखी हुई हैं अपने सर पर। यही किताबें अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, 5 कर दूँ, 8 कर दूँ, 10 कर दूँ, तो आपके ऊपर जो बुक्स का वेट है, जो दबाव है, जो आपके बुक के ऊपर जो बुक का आपके ऊपर दबाव है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से हम फ्लूइड के अंदर जितना ज़्यादा नीचे जाएँगे उतना वो फ्लूइड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने टाइटैनिक वाला वाक़या भी सुना होगा बच्चों, ये देखा भी होगा कि वो आबदोज़ टाइटैनिक नीचे लेकर जाते हैं उसको जहाज़ को देखने के लिए। तो वो जो हमारे पास आबदोज़ होती है, वो जितना हम नीचे जा रहे हैं वो प्रेशर भी तो ज़ाहिर सी बात ज़्यादा हो रहा है। तो वो प्रेशर इतना उसके ऊपर लग चुका था कि वो प्रेशर बियर नहीं कर सकी आबदोज़, दैट्स व्हाई वो क्रैश हो गई थी। तो जितना आप फ्लूइड के अंदर जाएँगे उतना आप पर प्रेशर ज़्यादा होगा। आगे कहता है कि इक्वेशंस के ज़रिए भी उसने समझाने की कोशिश की है। कह रहा है इफ़ पी नॉट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन द प्रेशर एट द डेप्थ एच इन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय। लो जी, आपके ऊपर जो टोटल प्रेशर लग रहा होता है, एक तो वाटर का फ्लूइड का प्रेशर होता है जो कि रो जी एच है, एक बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके ऊपर बिल्डअप हो जाता है, तो टोटल प्रेशर आप नीचे जैसे ही जाते हैं ज़्यादा हो जाता है। कह रहा है हाउ वेरिएशन इन द प्रेशर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ फ्लूइड, यानी प्रेशर स्पीड ऑफ फ्लूइड से रिलेट कैसे करता है, इसका आपने आंसर देना है। तो ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। प्रेशर और जो स्पीड होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, इनवर्स ताल्लुक रखती हैं। तो बर्नौली इक्वेशन कहता है फॉर अ हॉरिजॉन्टल वेनिंग क्रॉस सेक्शन बी रिटन एज पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। जब हॉरिजॉन्टल पाइप की बात की है ना, तो हाइट हमारे पास क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्नौली इक्वेशन से वो हाइट वाला फैक्टर निकल गया है। बर्नौली इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो हाइट सेम होने से ये फैक्टर निकल जाता है, तो दैट्स वाई हमारी इक्वेशन में ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो देख रहे हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर और स्पीड का आपस में ताल्लुक क्या होगा, इनवर्स। दिस रिलेशन शो दैट प्रेशर P एंड द स्पीड of fluid are inversely related, which means that where speed of fluid is high pressure will be low। तो यहाँ पर स्पीड लो हो जाती है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है स्पीड लो हो जाती है, यानी ये एक दूसरे के ये क्या होते हैं बच्चों, इनवर्स होते हैं। और ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ये आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस के अंदर इसको हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कहता है ये वाला कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। कह रहा है हाउ डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक अकॉर्डिंग टू अर्शिमीदेस प्रिंसिपल। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों, जब आप पानी के अंदर डिप करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो पानी पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है, और उस एक्शन के रिएक्शन में पानी एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर वेट ज़्यादा हुआ, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स कम हुई, तो वो चीज़ डिप कर जाएगी नीचे, और अगर वेट कम हुआ और अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हुई तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। इन शॉर्ट दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आबदोज़ वगैरह जो होती हैं वो नीचे कैसे चली जाती हैं, वो तो अंदर से मतलब खाली होती हैं, और कुछ मशीनरी वगैरह रखी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, या मजाइज वगैरह रखे होते हैं, तो वो पानी की डेंसिटी से तो कम होती है, वो तो ऊपर होती है। लेकिन फिर उसको नीचे कैसे लेके जाते हैं, तो उसके अंदर फिल किया जाता है पानी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो उस आबदोज की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो आबदोज जाती है। नहीं भी क्या कह रहा है, when an object is fully or partially immersed in a liquid, an upward thrust act on it equal to the weight of the fluid it displaces। जिस ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा उनके उतना पानी ज़्यादा डिस्प्लेस होगा और उतनी ही अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगी। An object sinks into fluid if its weight is greater than the upward thrust acting on it। यानी अगर आपका वेट ग्रेटर देन हो जाए अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स से, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी, डूब जाएगी। इसी तरह से एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द वेट इज इक्वल और लेस देन द अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स, यानी वेट आपका लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स से, तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करना शुरू हो जाएगी, तैरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज अर्शिमीदेस रिपोर्टेडली डिस्कवर द प्रिंसिपल दैट बियर्स हिज नेम। कह रहा है अर्शिमीदेस ने एक्सीडेंटली जो मतलब डिस्कवर किया था प्रिंसिपल, उसी के नाम से फिर ये प्रिंसिपल रखा गया। तो आंसर है, while taking a bath he saw that water overflowed when he got in। he understood that the water push out is equal to the part of his body under water। this gave him a idea। तो अर्शिमीदेस जो प्रिंसिपल था, उसको ये आइडिया कहाँ से आया, जब वो एक बाथ के अंदर मतलब टब बाथ के अंदर जैसे ही उसने अपनी बॉडी को पानी के अंदर इमर्स किया, डिप किया, तो उसने देखा कि जितना उसका बॉडी अंदर गया पानी के, उसी निस्बत से उसी रेशियो से जो पानी है वो ओवरफ्लो करके बाहर आ जाता है। यहाँ से उसको आइडिया आया कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर पार्शियली या फुली डिप होती है, तो उससे इक्वल अमाउंट का वाटर पानी वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ से फिर उसने अर्शिमीदेस प्रिंसिपल दिया था। कह रहा है वाई स्टैंडिंग नियर फास्ट मूविंग ट्रेन इज डेंजरस, एक्सप्लेन ब्रीफली। जो फास्ट मूविंग ट्रेन है उसके पास खड़ा होना खतरनाक क्यों है, उसकी वजह है, उसकी वजह हम यहाँ पर देखते हैं। फर्ज करें बच्चों, ये हमारे पास ट्रेन जा रही है, और एक शख्स ट्रेन के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है, तो ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है। ठीक है, जैसे ही ट्रेन फास्ट चलेगी तो वो अपने साथ एयर मॉलिक्यूल्स को भी फास्टली मूव करके लेके जाएगी, जिससे होगा क्या, ट्रेन और पर्सन के दरमियान जो हवा की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो पर्सन है उसके पीछे काफ़ी एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल की स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम होती है। तो डेट्स वाई हमने पढ़ा था प्रेशर और स्पीड का ताल्लुक इन्वर्स होता है, वे स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। तो जहाँ पर्सन और ट्रेन के दरमियान स्पीड ज़्यादा है वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम।
और जहाँ स्पीड कम था वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इस शख्स के पीछे, पर्सन के पीछे जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा है, पर्सन और ट्रेन के दरमियान हवा का प्रेशर कम है, तो पीछे से इसको एक धक्का लगेगा, पुश लगेगा, और वो ट्रेन की तरफ मूव करेगा और ट्रेन के साथ बच के हादसे का शिकार हो जाएगा। इसी रीज़न को हम बर्नौली प्रिंसिपल से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखते हैं, कहता है यस देर इज़ अ डेंजर डैट द पर्सन विल फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन। हाँ जी, ख़तरनाक होगा और इसके पीछे की वजह भी आपने तलाश करनी है, तो हम इसको रीज़न के साथ क्या करेंगे, आंसर देंगे। कह रहा है व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन पासेस नियर द पर्सन, यानी फास्ट मूविंग ट्रेन पर्सन के करीब से गुजरेगी, द स्पीड ऑफ एयर बिटवीन द पर्सन एंड द ट्रेन इज़ वेरी हाई। ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, जब ट्रेन तेज़ी से मूव करती है तो वो अपने साथ एयर को भी तेज़ी से मूव करवाएगी, तो पर्सन और ट्रेन के दरमियान हवा की स्पीड ज़्यादा, डैट्स वाई यही हवा की स्पीड ज़्यादा उसको ड्रैग करती है ट्रेन के पास। अब इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बर्नौली क्वेश्चन या बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम। तो इसी प्रिंसिपल पर जो ऊपर स्टेटमेंट है उसको हम प्रेशर में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो यहाँ लिखा था स्पीड ऑफ एयर बिटवीन पर्सन एंड ट्रेन इज़ हाई, अब हम प्रेशर के लिहाज से पढ़ेंगे। कह रहा है द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द ट्रेन एंड पर्सन डिक्रीजेज, द स्लोली मूविंग एयर बिहाइंड द पर्सन। जो पर्सन के पीछे एयर है वो एक हाई प्रेशर क्रिएट करेगी और वो पर्सन को पुश कर देगी ट्रेन की तरफ, और वो कचूमर बन जाएगा उसका। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस, राइट डाउन देयर एसआई यूनिट्स। तो हमने इनके यूनिट्स भी बताने हैं और हमने इनको डिफाइन भी करना है। तो सबसे पहले स्ट्रेस, ये तो 9th क्लास की बच्चों डेफिनेशन है। स्ट्रेस होता है द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया दैट कैन प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बिगाड़ इन द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, और इसके यूनिट होते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर से मिलते हैं। स्ट्रेन होता है जो बिगाड़ पैदा किया, जब आपने किसी सॉलिड को, फर्ज करें ये मेरे पास एक कागज़ है, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको मज़ीद छोटा करता हूँ तो इसकी शेप में क्या आना शुरू हो रहा है, चेंज आना शुरू हो रहा है। इसी चेंज को अगर आप मैयर कर लेते हैं तो आप स्ट्रेन मैयर कर रहे हैं। मैयर ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेन। और इसके कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि इसका फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल नोट, यानी चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं बनेंगे। आगे यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन या स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस की एक टाइप है, तो आगे वो इसी रेशो को क्या कह देता है, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फार्मूला यंग मॉडुलस होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो नीचे वाले के तो कोई यूनिट नहीं बने क्योंकि स्ट्रेन के हमने पढ़ा था कोई यूनिट नहीं, ऊपर वाले के यूनिट थे पास्कल न्यूटन पर मीटर्स के, तो फिर इलास्टिक मॉडुलस के या यंग मॉडुलस के वही यूनिट होंगे जो स्ट्रेस के होंगे। नेक्स्ट कहता है द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो कांस्टेंट होती है स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, बट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेशो व्हेन द डिफॉर्मेशन इज लार्ज। तो जब ये डिफॉर्मेशन स्मॉल होती है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट होती है, लेकिन जब ये डिफॉर्मेशन लार्ज होती है तो ये क्या होता है, तो जब डिफॉर्मेशन लार्ज होता है तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो कांस्टेंट नहीं रहती, दैट्स वाई हुक्स लॉ यहाँ पर ओबे नहीं होता और वो फेल हो जाता है। When deformation is very large, the ratio of stress to strain is does not remain constant. Reason है when the deformation is large, the material goes beyond its elastic limit. Elastic limit क्या होती है, फर्ज करें ये मेरे पास एक इलास्टिक है, अगर इसको मैं खींचता हूँ तो इसकी लेंथ में इजाफा होता है, फिर मैं स्ट्रेस को ख़त्म करता हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आता है। लेकिन अगर मैं इस लिमिट से, अगर उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच के उसको बड़ा करता हूँ, अब जब मैं छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा, बट उसकी लेंथ में थोड़ा सा परमानेंट इजाफा हो जाएगा। इसी की वजह से हमारा हुक्स लॉ फेल हो जाता है, इसी की वजह से स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो क्या हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती। एंड हुक्स लॉ इज नॉट लॉन्गर वैलिड, द मटेरियल एंटर्स द प्लास्टिक रीजन एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसकी लेंथ में परमानेंट इजाफा आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड शुड रिमेन यूनिफॉर्म इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस बट एक्चुअली इट गोज ऑन डिक्रीजिंग।
वाई इज़ इट सो। तो आपके सामने ये मार्कर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का, मेरे एक अंगूठे से लेकर दूसरे अंगूठे तक इस पाइप का साइज़ है यूनिफॉर्म। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर भी क्या होगा, स्पीड भी सेम होगी और प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। बट वो कहता है कि हमारे पास ये प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों डिक्रीज़ कर जाता है, उसकी वजह है कि जो बर्नौली थ्योरम था वो होता है आइडियल फ्लूइड के ऊपर। बट हमारे पास जो पाइप में अंदर फ्लूइड मूव करता है, वाटर या कोई भी फ्लूइड ले लें, तो वो आइडियल फ्लूइड नहीं होता। तो जब आइडियल फ्लूइड नहीं होता तो वो पानी या फ्लूइड और जो पाइप है उसकी सरफेस के दरमियान क्या होगी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। डेट्स वाई वहाँ पर कुछ लॉस होगा, लॉस की वजह से फिर प्रेशर सेम नहीं रहेगा। तो वो कह रहा है बर्नौली क्वेश्चन इज ड्राइव फॉर एन आइडियल फ्लूइड विच हैज़ नो विस्कोसिटी। उसकी विस्कोसिटी नहीं होती तो लेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होती। बट द रियल फ्लूइड हैज़ विस्कर। तो रियल फ्लूइड में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ज़रूर होती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो फ्लूइड की जो अपनी फ्रिक्शन है लेयर्स के दरमियान वो भी इसके फैक्टर पर असरअंदाज होती है, और फ्लूइड और जो पाइप है उसके दरमियान भी ये असरअंदाज होती है। which causes the decrease in pressure even in the pipe has uniform radius. Next है why the wings of an aeroplane are rounded outward while the flattened inward। जो एरोप्लेन का पर है वो कुछ इस तरह से बच्चों डिज़ाइन किया जाता है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हवा की कुछ मैक्सिमम जो लेयर्स हैं वो ऊपर जाती हैं, हवा की ऊपर स्पीड ज़्यादा कर दी जाती है, और पर का डिज़ाइन इस तरह से नीचे से फ्लैटन किया जाता है कि हवा की लेयर्स नीचे कम जाएँ और नीचे हवा की स्पीड क्या कर दी जाती है, कम। ऊपर हवा ज़्यादा जा रही है तो ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा, नीचे हवा कम भेज रहे हैं, नीचे हवा की स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो हमने पढ़ा था बर्नौली प्रिंसिपल, वे द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। तो जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ का प्रेशर कम, ऊपर प्रेशर कम, नीचे स्पीड कम थी, नीचे प्रेशर ज़्यादा, तो नीचे से एक थ्रस्ट फोर्स लगी और ये प्लेन आपका क्या हो जाएगा, लिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। कह रहा है द विंग्स ऑफ एरोप्लेन इज डिजाइन टू डिफ्लेक्ट द एयर सच दैट द स्ट्रीम लाइन आर क्लोजर अबव द विंग देन द बिलो। ऊपर हवा की लेयर ज़्यादा क्लोजर हो जाती है, मतलब हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। दिस मीन्स एयर ट्रेवल फास्टर ओवर द अपर सरफेस ऑफ द विंग। ऊपर ज़्यादा स्पीड है एयर की देन द लोअर सरफेस, नीचे कम स्पीड है। तो बर्नौली क्वीन बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, वे द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, सो द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस इज ग्रेटर। नीचे स्पीड कम थी, प्रेशर नीचे क्या हो गया, ज़्यादा। देन द टॉप सरफेस ऑफ द विंग, ऊपर स्पीड ज़्यादा था, प्रेशर क्या हो गया, कम। दिस प्रेशर डिफरेंस, जो ऊपर और नीचे का प्रेशर कम ज़्यादा है, यही एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। ये भी बच्चों आपके सारे तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।